ओके जी, अब हम नेक्स्ट ड्रग पढ़ते हैं डायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथेटिक मिमेटिक्स, जो कि काफ़ी सारी ड्रग्स थी, उनको हम वन बाय वन जो है पढ़ते जाएंगे। सबसे पहली ड्रग है अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव, पढ़ते हैं तरतीब से पढ़ेंगे, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, देन नॉन सेलेक्टिव। अब अल्फ़ा 1 की जो ड्रग थी, हम पता है कि वो क्या थी, फेनाइलएफ्रीन। आपने जो फार्मा है वो एक रट्टा ही है, ठीक है, जितना मर्जी आप निमोनिक बना लें, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा निमोनिक बनाते हैं तब भी आपको निमोनिक ही भूल जाते हैं। सो आप कोशिश करें कि निमोनिक कम से कम बनाएं। जहाँ पे एक ड्रग है उसका निमोनिक बेशक बना लें, अगर आपको निमोनिक की आदत है इट्स ओके, बट अगर बहुत ज़्यादा निमोनिक बनाएंगे तो आपको खुद ही भूल जाएगा। तो आपने वहाँ पे निमोनिक बनाने जहाँ आपको लगता है कि वाकई याद नहीं होने वाली, ठीक है जी। अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव जो है वो फिनाइलएफ्रीन है, तो हमें बताता है कि अल्फ़ा 1 पे ज़्यादा ये एक्ट करती है। अब फिनाइलएफ्रीन का क्या इफेक्ट होगा, इसका वही इफेक्ट होगा जो कि अल्फ़ा 1 रिसेप्टर का काम है। अब अल्फ़ा 1 रिसेप्टर का क्या काम था, हमें पता है कि अल्फ़ा 1 कहाँ कहाँ पे होता है, वेसल्स की स्मूथ मसल्स पे होता है, ठीक है, प्यूपल पे होता है, ब्लड ड्राई बोन पे होता है। अब इसने क्या करना है, वेसल्स को वेसो कंस्ट्रिक्शन करवानी है, पीपल को जो है वो मिडरेसिस करवानी है, ठीक है। हमें पता है कि सिंपैथेटिक सिस्टम में पीपल जो है वो डायलेट कर जाता है, सो डायलेट करेगा, ब्लैडर टाइफोन को क्या करेगा, ब्लैडर के स्फिंक्टर को क्लोज करेगा। सो आपने ये बातें जो याद रखेंगे तो आपको आगे हर चीज़ याद करने में आसानी होगी। सबसे पहला काम कि वेसो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा तो बीपी को बढ़ाएगा, ठीक है, ये इसका मेनली क्या है, इफेक्ट है। अगर आपसे पूछें कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फिनाइलएफ्रीन, से आपने लिखना है कि बीपी को बढ़ाएगा बाय वेसो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, हार्ट रेट कम कराएगा और कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगी। अब हम इसको यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे, यूज़ सिंपल सी बात है कि हम इसको हाइपोटेंशन में यूज़ करेंगे एज अ मिडरेटिक ड्रॉप यूज़ करेंगे। इसके अलावा राइनाइटिस के लिए, जो कि नेज़ल डिकन्जेस्टेंट की तरह ये काम करता है, जो कि मैं पहले बात बता चुकी हूँ कि नेज़ल कंजेशन जो होती है ना वो हो जाती है, वहाँ पे अगर वेसो डायलेशन होगी तो वहाँ पे डायलेशन की वजह से कंजेशन हो जाती है, सो उसको कंस्ट्रिक्ट करके राइनाइटिस को ये ठीक करता है। इसके अलावा सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया के लिए भी ये इंडिकेटेड है, बट नोट इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, लेकिन इसकी इंडिकेशन में ये लिखा हुआ था। तो हमारी फिनाइलएफ्रीन की इफ़ेक्ट भी हो गई हैं, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी हो गया है, उसकी लोकेशन भी हो गई है, उसकी यूजेज भी हो गई हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अल्फ़ा 2 सेलेक्टिव रिसेप्टर्स की एगोनिस्ट की। सो ये जो थे अल्फ़ा 2, ये कौन कौन से हैं, ये आपने याद रखना है कि इसमें हमने पढ़ा था क्लोनिडीन। क्लोनिडीन के बाद जो है आपने और ड्रग भी याद कर लेनी है, 2-3 और ड्रग्स हैं, गुआनाफिसन, ठीक है, गुआनाफिसन और क्लोनिडीन का सेम जो है ना काम है, इनकी एक्शन भी सेम है, इनकी यूजेस भी सेम है। थर्ड जो ड्रग है वो है अल्फ़ा मिथाइल डोपा और फोर्थ है टिज़ानिडीन। अब जो अल्फ़ा 2 सेलेक्टिव हैं, आपको अगर याद हो, अल्फ़ा 2 रिसेप्टर जो थे वो ऐसे रिसेप्टर थे जो कि सिंपैथेटिक सिस्टम को कम करते थे या इनहिबिट करते थे, तो आप इसको सिंपैथोलिटिक भी कह सकते हैं। हमने नेक्स्ट ड्रग्स पढ़नी है सिंपैथोलिटिक्स। सिंपैथोलिटिक्स क्या होती हैं, जो कि सिंपैथेटिक सिस्टम को इनहिबिट कर रही होती है या सिंपैथेटिक सिस्टम को कम कर रही होती है, उनको हम कहते हैं सिंपैथोलिटिक ड्रग्स। तो अगर हम इसको क्लासीफाई करें तो ये सिंपैथोलिटिक में आ रही होती है। क्यों, क्योंकि इसने काम क्या करना है, लिटिक वाला काम करना है कि सिंपैथेटिक सिस्टम को कम करना है। लेकिन हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये जो है ये जो ड्रग है ये अल्फ़ा 2 रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट है, ये वाली नहीं, हम इसको एंटागोनिस्ट नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये अल्फ़ा 2 को स्टिमुलेट कर रही हैं, इसको हम इनको एगोनिस्ट ही कहेंगे। ये सारे अल्फ़ा 2 के एगोनिस्ट ही हैं, लेकिन सिंपैथोलिटिक इस तरह से है कि सिंपैथेटिक सिस्टम को ये इनहिबिट करते हैं या कम करते हैं। सो अगर हम अल्फ़ा 2 को याद करें कि ये किस कहाँ पे थी, हमें पता है कि ये नर्व टर्मिनल पे थी। नर्व टर्मिनल क्या करती है, ये मेनली इनहिबिट करती है ट्रांसमीटर रिलीज़ को। जब ये इनहिबिट करेगी ट्रांसमीटर रिलीज़ को, नोरेपिनेफ्रीन को, तो उससे क्या होगा, खुद ब खुद सिंपैथेटिक जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। सेकंड जो है ना, ये प्लेटलेट्स पे भी होती हैं जो कि एग्रीगेशन करवाते हैं। फिर ये लिपिड्स लिपोलिसिस को इनहिबिट करता है और इंसुलिन रिलीज़ को इनहिबिट करता है। सो इसका 3 काम जो है इनहिबिटरी हैं। एक नर्व टर्मिनल पे ट्रांसमीटर की रिलीज़ को इनहिबिट करता है, ठीक है, फिर लिपोलिसिस को इनहिबिट करता है और इंसुलिन रिलीज़ को इनहिबिट करता है। सिर्फ और सिर्फ प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन करवाता है, ये एक्स्ट्रा काम है। ये पहले मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते। सो मैं आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें हैं वो आपको जो इंपॉर्टेंट है वो बताती जाऊँगी। इसके अलावा स्मूथ मसल्स पे भी ये होते हैं जो कि ये क्या करवाते हैं, स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। अब इनको देखते हुए इनका अगर हम देखें कि इनका क्या इफ़ेक्ट है, मेनली क्या इफ़ेक्ट है, अगर हम इनको दें आईवी, अगर हम आईवी दें तो अल्फ़ा 2 के जो ड्रग्स हैं वो एक्ट करेंगे एज अ वाइजो कंस्ट्रिक्टर। अगर हम अल्फ़ा 2 के जो सिलेक्टिव एगोनिस्ट हैं, अगर हम उनको दें आईवी तो ये एज अ वाइजो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं। लेकिन
हमने देने होते हैं ओरली, और ओरली देंगे तो मेनली क्या काम करते हैं, ये सिंपैथेटिक सिस्टम को कम करते हैं। इनके इफेक्ट कहाँ पे होता है, सीनस के अंदर इफेक्ट होता है और ये सिंपैथेटिक सिस्टम को कम करते हैं। सिंपैथेटिक सिस्टम को कम करना या आउटफ्लो को कम करने का मतलब ये है कि वहाँ पे जो है वैजो डायलेशन होनी चाहिए। सो हम इसको क्या यूज़ करते होते हैं, हम इसको हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं। अगर आप कोई बात कंफ्यूज कर रही है तो आप इस बात को काट दें, ठीक है। और आप याद कर लें कि हमारी जो क्लोनिडीन है उसका मेनली इफेक्ट कहाँ पे होता है, सीनस के अंदर होता है। और सीनस के अंदर क्या करता है, ये सिंपैथेटिक आउटफ्लो को कम करता है, ये कम करता है तो मतलब वेज़ोडाइलेशन होगी, तो इसलिए हम इसको हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं। सेकंड क्या चीज़ है, ये हम अटेंशन डेविएटेड जो बच्चों में होती है उसमें भी, उस डिजीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये सीनस के इफ़ेक्ट को जो है, इन सीनस के जो इफ़ेक्ट को है वो करवा रहा होता है। ओके, इसके अलावा अगर हम एक और यूज़ पढ़ें इसको, तो यूज़ होता है ओपियोइड विड्रॉल। अगर ओपियोइड ज़्यादा ले लिए हैं किसी ने, ठीक है, और ओपियोइड को फ़ौरन छोड़ा है, छोड़ने के बाद उसके विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए भी हम अल्फ़ा-2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा टॉयलेट सिंड्रोम में भी हम यूज़ करते हैं। टॉयलेट सिंड्रोम क्या होती है कि इसमें अनकंट्रोल्ड जो है ना, मतलब पेशेंट की विल के अगेंस्ट जो है वो बॉडी की लिम्स की मूवमेंट हो रही होती हैं। सो उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम अल्फ़ा-2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके बाद जो मैंने इनको अलग से लिखा था तो ये अल्फ़ा मिथाइल डोपा है। अल्फ़ा मिथाइल डोपा जो है वो मेनली हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी में यूज़ होता है। क्यों, क्योंकि हम सारी कोई भी एंटी हाइपरटेंसिव ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जो मिथाइल डोपा है ये बहुत सेफ ड्रग है, तो हम इसको प्रेगनेंसी में यूज़ करते होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर हम बात करते हैं टिज़ानिडीन की। टिज़ानिडीन जो है ये अगर बॉडी के अंदर बॉडी स्पैज़म हुआ है तो उसको रिलैक्स करने के लिए टिज़ानिडीन यूज़ करते होते हैं। जिससे बॉडी के अंदर स्पैज़म हो जाता है, किसी तरह से स्पास्टिसिटी बढ़ जाए अगर बॉडी के मसल्स की, तो अगर हम वहाँ पे टिज़ानिडीन दे दें तो उससे स्पास्टिसिटी या वो स्पैज़म जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सो ये जो है टिज़ानिडीन, ये हम ड्रग पढ़ेंगे फर्दर जो सीएनएस जब हम पढ़ेंगे तब हमने टिज़ानिडीन पढ़ना है। लेकिन आपने यहाँ पे याद रखना है क्लोनिडीन को, गुआनाफिसन को कि हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं इसको, सीएनएस पे इसका इफेक्ट होता है। अटेंशन डेविएटेड जो डिजीज़ उसमें हम यूज़ करते होते हैं। ओपियोइड विथड्रॉल में यूज़ करते होते हैं उसके सिम्टम को कंट्रोल करने के लिए, और टॉयलेट सिंड्रोम में यूज़ करते होते हैं। ओके जी, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी ड्रग है अल्फ़ा नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव का मतलब ये है कि इसने अल्फ़ा-1 पे एक्ट करना है, अल्फ़ा-2 पे एक्ट करना है, लेकिन इसका इफेक्ट अल्फ़ा-1 पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा-2 के। सो ये वैज़ो कंस्ट्रिक्शन करवाएगी। नोरएपिनेफ्रिन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग जो कि एमरजेंसी में यूज़ होती है एज़ अ वैज़ो कंस्ट्रिक्शन, हम इसको यूज़ करवाते होते हैं। सो जब भी शॉक वाला पेशेंट आएगा, सेप्टिक शॉक वाला, हमें पता है कि जब बॉडी के अंदर सेप्सिस होती है या बैक्टीरिया अटैक कर लेते हैं तो बॉडी में सेप्सिस की वजह से क्या होता है कि बॉडी उसका रिस्पॉन्स करती है बाय वेज़ोडाइलेटिंग ऑल द वेसल्स इन द बॉडी। सेप्सिस क्या है, जिसमें पूरी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन फैल जाए। सो पूरी बॉडी के जो वेसल्स हैं वो डायलेट कर जाते हैं। इतना ज़्यादा डायलेशन होगी तो फ़ौरन से पेशेंट का बीपी जो है वो लोअर साइड पे आ जाएगा। सो हम क्या करेंगे, फ़ौरन से नोरएपिनेफ्रिन इंजेक्ट करेंगे। इसको हम आईवी देते होते हैं। आईवी हमने दिया, बीपी इसका बढ़ गया, हार्ट रेट कम हो गया, वैसे कंस्ट्रक्शन होगी, सो फ़ौरन से शॉक जो है वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा हम इसको हाइपोटेंशन में भी यूज़ करते हैं। पता है कि पेशेंट जब शॉक में आता है तो उसका वैसे ही बीपी जो है वो कम होता है, वो हाइपोटेंशन की फॉर्म में होता है। सो ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेज हैं एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग भी और क्वेश्चन। इसके अलावा जो नोरएपिनेफ्रिन एज अ यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं बीटा-1 सेलेक्टिव की। अब बीटा-1 सेलेक्टिव में मेनली हमने कौन सी ड्रग पढ़ी थी, डोब्यूटामीन। डोब्यूटामीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग जो कि मेनली एक्ट करती है बीटा-1 पे। हमें पता है कि बीटा-1 रिसेप्टर कहाँ कहाँ पे होते हैं, कार्डियक मसल के अंदर। सो ये हार्ट रेट को बढ़ाएगा, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाएगा, बीपी को कम करेगा। सो हम इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर यूज़ करते हैं। जब हार्ट फेल होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें कार्डियक आउटपुट बहुत ही कम हो जाती है, हार्ट रेट बहुत कम हो जाता है। सो हम इसको हार्ट रेट बढ़ाने के लिए, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने के लिए हम जो है डोब्यूटामीन इंजेक्ट करते हैं आईवी की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर हम इसको यूज़ करते होते हैं। नोरएपिनेफ्रिन हमने कहाँ यूज़ की, सेप्टिक शॉक के अंदर, जिसमें सेप्सिस की वजह से शॉक आ जाए। अब कार्डियोजेनिक शॉक क्या है, शॉक आप पढ़ेंगे। शॉक क्या होता है कि बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो डिमांड से कम हो जाए,
डिमांड से कम सप्लाई हो बॉडी ऑर्गन्स को तो शॉक बॉडी में डेवलप हो जाता है। कार्डियोजेनिक का मतलब क्या है कि ये जो शॉक डेवलप हुआ है जिसमें मेनली जो हार्ट की है वो आउटपुट ठीक नहीं होगा तो बॉडी की डिमांड जो है वो पूरी नहीं होगी, बॉडी डिमांड पूरी नहीं होगी तो शॉक में पेशेंट चला जाएगा। सो कार्डियोजेनिक का मतलब ये है कि ऐसा शॉक जो कि दिल के मसले की वजह से हुआ है, दिल का कोई मसला हो सकता है, मे बी हार्ट फेल हो गया हो, मे बी कार्डियो टैम्पोनेट हो गया हो, किसी वजह से भी जो है हार्ट है वो पंप ना करे तो कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। सो इसमें हम जब डोपामिन यूज़ करेंगे तो डोपामिन काम करेगा एज अ आइनोट्रोप। आइनोट्रोप क्या होती हैं? ऐसी ड्रग्स जो कि कार्डियक एक्टिविटी, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिविटी एंड हार्ट रेट को बढ़ा दे, उसे हम कहते हैं आइनोट्रोप। इसके अलावा अक्यूट डिकम्पनसेटेड हार्ट फेल, फिर वही बात आ गई कि हार्ट फेल हो रहा है और फ़ौरन से हुआ है और अब डिकम्पनसेशन की फॉर्म में चला गया है। सो ऐसी कंडीशन में हम यूज़ करते होते हैं। और ये अपनी बात याद रखनी है कि अगर पेशेंट को एफिब है तो एफिब के पेशेंट के अंदर आपने बहुत ही एहतियात से डोपामिन को यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि पहले से ही जो एट्रिया हैं, ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होती है, एट्रिया जो है वो वो जो है इसी तरह से कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे होते, ठीक है, फिब्रिलेशन में चला जाता है वो। तो ऐसे पेशेंट में आपने डोपामिन को बहुत ही केयरफुली यूज़ करना है। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके बीटा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट। बीटा 1 के जो डोपामिन था वो भी बहुत ज़रूरी था। अब बीटा 2 की बात करें कि कौन कौन से यूज़ होते हैं। अब आपने ये बात याद रखनी है कि बीटा 2 जो है उसका मेन काम क्या है। बीटा 2 एगोनिस्ट को हमने मेनली यूज़ करना है लंग्स के लिए, तो इसके सारी इंडिकेशन लंग्स वाली ही आएंगी। लंग्स में कौन से मसले थे? एस्थमा था और सीओपीडी था। सो एस्थमा और सीओपीडी में यूज़ करते हैं एज अ ब्रोंकोडाइलेशन। सो अब इसका आपको अब मुश्किल नहीं होगी कि आपने इसको किस तरह से याद रखना है। अब इसमें जो एटीएम हमने याद किया था, ATM, ए से एल्ब्यूटेरोल, टी से टर्बिटालीन, एम से मेटाप्रोटाइनोल, ये जो तीनों ड्रग हैं इनको हम यूज़ करते हैं अक्यूट ब्रोंकोस्पेज़म में, ठीक है। एल्ब्यूटेरोल को यूज़ करते होते हैं अक्यूट एस्थमा में, ठीक है, या सीओपीडी में। तो ये शॉर्ट एक्टिंग जो है ना ब्रोंकोडाइलेटर है। फिर है मेटोप्रोटाइनोल। मेटोप्रोटाइनोल को ओरल भी दे सकते हैं और आईवी दे सकते हैं, लेकिन एल्ब्यूटेरोल को इनहेलेंट की फॉर्म में, ठीक है। हमें पता है कि इनहेलर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो ड्रॉप्स बन जाते हैं लिक्विड के। जब हम उसको इनहेल करते हैं अपने मुंह के अंदर तो वो ड्रग जो है वो डायरेक्टली जाती है लंग्स के अंदर, तो वहाँ जाके इसने अपना जो ब्रोंकोडाइलेशन करवानी है। सर्क्यूलर एस्थमा में यूज़ करते होते हैं, सीओपीडी में यूज़ करते हैं, सेम ये भी हम इस तरह यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टर्बिटालीन की। तो टर्बिटालीन भी अक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म में यूज़ करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है ना कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि आपने नहीं है F और S, ठीक है। फॉर्मेट्रोल और है सालमेट्रोल, ठीक है। ये जो दोनों ड्रग हैं यूज़ करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म एस्थमा या सीओपीडी। हम इसे कहते हैं सालमेट्रोल को याद कर लेंगे। साल है ना, एक साल बहुत बड़ा साल होता है, उसमें 12 महीने होते हैं। सो साल बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम इसको फॉर लॉन्ग टर्म एस्थमा या सीओपीडी में यूज़ करते हैं, ठीक है। आपने याद रखना ATM फॉर सेल, ठीक है। इस तरह से आपको जो ड्रग हैं वो याद रहेंगे, ATM फॉर सेल। और सेल में याद रखना कि साल है, साल से याद रखना कि लॉन्ग टर्म एस्थमा में या सीओपीडी में यूज़ करते होते हैं। ए से जो है ना वो अक्यूट होगा तो अक्यूट में हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा जी, बीटा 2 जो है वो बीटा 2 पे इसका ज़्यादा इफेक्ट है एज़ कम्पेयर टू बीटा 1 के, इसलिए इसका हार्ट पे बहुत ही लिटल इफेक्ट है, तो हम इसको याद नहीं करते। एक जगह पे ये भी लिखा हुआ था कि हमें पता है कि बीटा 2 के जो सिलेक्टिव होते हैं एगोनिस्ट ये रिलैक्स करवाते हैं। हमें याद होगा कि अल्फा 1 जो था वो वैज़ो कंस्ट्रिक्ट करवा रहा था, लेकिन बीटा 2 जो है वो वैज़ो डायलेशन करवा रहा था। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि यूट्रस के अंदर ये यूट्रस को रिलैक्स भी करता है। इसी वजह से बाद जगह लिखा हुआ है इसको हम प्रीमेच्योर लेबर में यूज़ करते हैं। प्रीमेच्योर लेबर में क्या होता है कि एक लेबर टाइम पे आनी थी, ठीक है, दर्दें जो उठती हैं फीमेल को वो टाइम पे उठती हैं, लेकिन उससे पहले हो जाए, मतलब पहले यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट हो जाए तो उसको इनहिबिट करने के लिए भी हम बीटा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो है ना वो हम बहुत ज़्यादा इंडिकेशन नहीं अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो ये फिर इसको भी इफेक्ट करती है। ओके जी, हमने पढ़ा था कि एक बीटा 3 सेलेक्टिव भी एगोनिस्ट होता है। नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, बट एक दफ़ा सुन लें कि बीटा 3 सेलेक्टिव एगोनिस्ट में आता है मिराबैगडोन, ठीक है। मिराबैगडोन जो है वो ड्रग है, ठीक है। कहाँ यूज़ करते होते हैं इसको हम यूज़ करते होते हैं ब्लैडर के लिए। सो अगर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो या ओवर एक्टिव ब्लैडर हो तब हम बीटा 3 के सिलेक्टिव एगोनिस्ट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक। ओके जी,
अब हम बात करते हैं बीटा के नॉन सेलेक्टिव एगोनिस्ट की। उसमें कौन सा था, हमें पता है कि आइसो से हमें याद था कि आइसो से हमने याद करना था कि बीटा 1 बीटा 2 है सेम, आइसो सेम, ठीक है, बराबर है इनका काम। सो आइसो से याद रखना था कि आइसो वाला जो है वो नॉन सेलेक्टिव बीटा में आता है। आइसोप्रोटाइनोल बीटा 1 पे भी एक्ट है, बीटा 2 पे एक्ट है, इसलिए हार्ट रेट को बढ़ाता है, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है, बीपी को कम करता है। कैसे? वैसोडाइलेशन करवा के। क्यों? बीटा 2 का काम था वैसोडाइलेशन, सो बीपी को ये कम करवाएंगे। सो हम इसको यूज़ करते हैं ब्रोंकोडाइलेशन, एज अ ब्रोंकोडायलेटर यूज़ करते होते हैं और कार्डियक स्टिमुलेंट के लिए यूज़ करते होते हैं। ओके जी, फिर हमारे पास एक ड्रग है डोपामिन। डोपामिन जो हम पता है कि डोपामिन के जो रिसेप्टर होते हैं, डोपामिन के रिसेप्टर वो होते हैं सिंपैथेटिक के होते हैं, ठीक है। सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर हमने डोपामिन के रिसेप्टर पढ़े थे। डोपामिन के रिसेप्टर जो हैं वो ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं? वो ब्रेन में होते हैं। डोपामीन जो है वो एक्ट करती है D1 पे भी, D2 पे भी, फिर उसके बाद इसका रोल जो है ना वो बीटा पे है, फिर इसका जो है अल्फ़ा पे है। मेनली जो है ना ये डोज डिपेंडेंट होते हैं, डोज के लिहाज से। अगर हम लो डोज पे यूज़ करेंगे, इसको कम डोज देंगे तो वो एनोट्रोपिक काम करेंगे, मतलब बीटा काम करेंगे। अगर हम हाई डोज देंगे डोपामीन की तो वो काम करेंगे अल्फ़ा की तरह, तो वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाएंगे। सो अपनी ये बात याद रखनी है कि ज़्यादा हाई डोज, हाई मतलब ऊपर होगा तो ऊपर पहले क्या आएगा? अल्फ़ा, फिर लो डोज, फिर बीटा आएगा। तो हाई डोज पे अल्फ़ा की तरह काम करेगा, लो डोज पे बीटा की तरह काम करेगा, ठीक है। सो इस तरह से जो है ना इसका काम है। सो हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं? इसको हम यूज़ करते हैं शॉक के अंदर। बॉडी के अंदर अगर शॉक डेवलप हो जाए तो हम वहाँ पे डोपामिन को यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि शॉक में कौन कौन सी यूज़ करते होते हैं? डोपामिन को यूज़ करते हैं, नोरेपिनेफ्रिन को सेप्टिक शॉक में यूज़ करते हैं, और डोपामिन को हम यूज़ करते हैं कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर। अच्छा जी, अब हमें पता है कि डोपामिन को ये स्टिमुलेट करेगा, और हमें ये याद है कि डोपामिन जो है वो किडनी के अंदर होते हैं, किडनी के वेसल्स के अंदर होती हैं, और किडनी के वेसल्स को क्या करते हैं? ये डायलेट करते हैं। सो आपने याद रखना है कि ये रीनल इम्प्रूव करती है, किसको? रीनल परफ्यूजन को, ठीक है। सो रीनल परफ्यूजन को ये बढ़ाते होते हैं। इसलिए डोपामिन जो है वो नोरएपिनेफ्रिन की निस्बत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि नोरएपिनेफ्रिन जो है वो रीनल की परफ्यूजन को नहीं बढ़ाता, बल्कि अगर नोरएपिनेफ्रिन की काम बात करें तो मेनली इसका काम क्या था? अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 का। तो अल्फ़ा 1 को स्टिमुलेट करके वैसो कंस्ट्रक्शन करवाएगा, तो वो पूरी बॉडी में ही वैसो कंस्ट्रक्शन करवा देगा, जिसकी वजह से किडनी के अंदर वैसो कंस्ट्रक्शन होने की वजह से किडनी डैमेज हो सकता है। लेकिन डोपामिन को अगर हम इमरजेंसी में यूज़ करते हैं तो इसने बाकी जगह तो वैसो कंस्ट्रक्शन करवानी है, ठीक है, बाकी जगह ये वैसो कंस्ट्रक्शन करवाएगा, लेकिन किडनी के वेसल्स की कंस्ट्रक्शन नहीं करवाएगा। किडनी के रीनल परफ्यूजन जो है वो इम्प्रूव रहेगी, अच्छी रहेगी, बल्कि ज़्यादा कर देगी। इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू नोरेपिनेफ्रिन। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है एपिनेफ्रिन। हमने पढ़ा था नोरेपिनेफ्रिन, फिर हम पढ़े हैं एपिनेफ्रिन। अपनी बात याद रखनी है कि नोरेपिनेफ्रिन तो नेचुरली हमारी बॉडी के नर्व टर्मिनल्स के एंड पे होती है और वहाँ सिंथेसिस होती है, लेकिन एपिनेफ्रिन कहाँ से रिलीज होती है? ये मेनली रिलीज होती है एड्रिनल मेडुला से। एड्रिनल मेडुला को सिंपैथेटिक फाइबर्स आ रहे होते हैं, डायरेक्टली इसको स्टिमुलेट करते हैं, तो एड्रिनल मेडुला जो है वो फ़ौरन से तैयार कर देती है एपिनेफ्रिन को और नोरेपिनेफ्रिन को। एपिनेफ्रिन ज़्यादा प्रोड्यूस होती है जबकि नोरेपिनेफ्रिन कम प्रोड्यूस होती है। अब एपिनेफ्रिन का इफ़ेक्ट क्या है? ये एक्ट करता है जी बीटा पे ज़्यादा जबकि अल्फ़ा पे कम। और हमें याद होगा कि नोरेपिनेफ्रिन हम पढ़ के आए हैं जिसमें अल्फ़ा उस पे ज़्यादा एक्ट करता था एज़ कम्पेयर टू बीटा की। हम कहते थे कि वो मेनली अल्फ़ा के ही था। तो अगर आप पीछे जाएँ थोड़ा सा याद करने के लिए, तो आपको पता है कि हमने पढ़ा था कि नॉन सेलेक्टिव के अंदर नोरेपिनेफ्रिन था और मेनली अल्फ़ा 1 पे ज़्यादा, फिर अल्फ़ा 2 पे। तो हमने ये बात याद रखनी है कि जो हमारा नोरेपिनेफ्रिन है ये मेनली अल्फ़ा पे एक्ट करता है, जबकि जो एपिनेफ्रिन है वो ज़्यादा किसको स्टिमुलेट करता है? वो मेनली बीटा के रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। सो आपने नोरेपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को याद रखना है। नोरेपिनेफ्रिन जो है ना वो पहले आ रहा है, ठीक है, तो ये अल्फ़ा पे एक्ट करता है, ठीक है, जबकि एपिनेफ्रिन जो है ना वो बाद में आता है, तो ये बीटा पे एक्ट करता है। इस तरह से आप याद कर लें। अच्छा जी, अब बीटा पे एक्ट करेगा तो सेम वही बात होगी, बीटा को एक्टिवेट करेगा तो बीपी को बढ़ा देगा, बीपी ज़्यादा हो जाएगा, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट जो है ना वो भी ज़्यादा हो जाएगी इसके अंदर। ओके जी, फिर हम बात करते हैं इसकी कि ये किस तरह एक्ट करता है, बीटा पे कब करेगा और अल्फ़ा पे कब करेगा। सेम वही बात डोपामिन वाली कि हाई डोज पे ये एक्ट करेगा एज अल्फ़ा को स्टिमुलेट करेगा, लो डोज पे स्टिमुलेट करेगा, बीटा को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। अल्फ़ा को स्टिमुलेट करेगा तो क्या होगा? बीपी बढ़ा देगा,
बीटा को स्टिमुलेट करेगा तो हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो जाएगी। ओके जी, अब हम इसको यूज़ करते होते हैं एनाफाइलैक्टिक शॉक के अंदर। एनाफाइलैक्टिक शॉक क्या होती है, बॉडी के अंदर किसी भी किस्म की अगर किसी ने काट लिया है, किसी भी पैरासाइट ने, फ़ौरन से एनाफाइलैक्टिक शॉक स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि अगर मैसिव किसी ने मतलब जैसे अगर हम कह लें कि हनी बी ने अगर काट लिया है बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा, उससे क्या हो जाएगी, बॉडी फ़ौरन से इन्फ्लेमेटरी सेल्स निकालेगी, इन्फ्लेमेटरी सेल्स आएंगे, वैसे डायलेशन हो जाएगी बॉडी की, डायलेशन की वजह से हाइपोटेंशन हो जाएगी, हाइपोटेंशन से इतनी ज़्यादा हाइपोटेंशन हो जाएगी, शॉक डेवलप हो जाएगा। ठीक है, सो एनाफाइलैक्टिक शॉक के अंदर हम जो है एपिनेफ्रिन को यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बीटा की वजह से, तो इसको हम यूज़ होते हैं एक्यूट एज़मा के अंदर यूज़ करते होते हैं। ठीक है, अब इसको एज़मा यूज़ करते होते हैं, इसका मतलब ये है कि इसका बीटा 1 की निस्बत बीटा 2 में ज़्यादा अच्छा एक्शन है। इसके अलावा ओपन एंगल ग्लाउकोमा जो है उसमें यूज़ करते होते हैं, ताकि ओपन एंगल ग्लाउकोमा में क्या होगा, एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को ये कम कर देगा, सो ग्लाउकोमा में यूज़ करते हैं इसको। ग्लाउकोमा के जो ड्रग्स हैं, ग्लाउकोमा को कम करने के लिए जो ड्रग्स हैं वो एक टेबल है पूरा, वो हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से आप याद कर लें एक इंडिकेशन इसकी। और उसके बाद इसको यूज़ करते हैं एज अ लोकल एनेस्थीसिया के साथ। ठीक है, हमें पता है कि जब हम लोकल एनेस्थीसिया को यूज़ कर रहे होते हैं, साथ हम एपिनेफ्रिन मिलाते हैं। एपिनेफ्रिन मिलाने से क्या होगा कि अगर कोई भी एनेस्थेटिक एजेंट है उसके साथ हमने एपिनेफ्रिन को ऐड किया, ऐड करने से क्या होगा कि वहाँ पे वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी तो लोकल जो हमने यहाँ पे सपोज करें, यहाँ पे हमने लोकल जो है वो एनेस्थेटिक एजेंट दिया है, तो वो ब्लड के अंदर नहीं जाएगा। क्योंकि हम लोकल क्यों अप्लाई कर रहे होते हैं, इसलिए कि हम उनको आईवी नहीं दे सकते। अगर मैं आईवी दे दिया या आईवी चला गया, ब्लड के अंदर मिक्स हो गया, तो वो उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा, वो अटैक दिल पे भी असर कर सकती है। इसी वजह से हमने साथ वैसो कंस्ट्रिक्टर देना होता है, और वो कौन सा होता है, एपिनेफ्रिन होता है। सो ये आप जो हैं जब एनेस्थेटिक ड्रग्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमने ये बात पढ़नी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।